तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश की सियासी तस्वीर इस वक्त ऐसी हो चुकी है दोस्तों कि जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे सामने कई प्रमुख चेहरे हैं, कई बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन इन्हें साफ साफ देखने के बावजूद ये समझ पाना कठिन है, मुश्किल है कि किस चेहरे के पीछे कौन सा दिमाग काम कर रहा है, कौन सी घटना का तार कहां से जुड़ा हुआ है। राजनीति यानी सियासत वैसे तो हमेशा से ही उलझी हुई रहती है और इस राजनीतिक दौर में भी उलझनों की कई परतें हैं। आप जानते हैं कि देश में इस वक्त राजनीति का मोदी युग चल रहा है और इस नाम से ही जाहिर है कि राजनीति में हर चीज मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रही है। सत्ता के 8 बरस मोदी जी सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। बचे 2 और बरस भी, यानी 2024 से पहले 2022 से 2024 चुनाव है। दो बरस में भी वो वाहवाही लेना चाहेंगे और शायद वाहवाही में निकल जाएंगे। और इसके बाद मोदी जी को पूरी उम्मीद है कि 2024 का चुनाव भी मोदी जी के नाम होगा, यानी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और जनता भी उन्हें फिर से सत्ता पर बिठाएगी, ऐसा नरेंद्र मोदी मानते हैं। मोदी जी की कार्यशैली अक्सर एकला चलो वाली रहती है, यानी वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, ऐसा उनके विरोधी कहते हैं। लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी से भी ऐसी ही बात कही जा रही है। खासकर भाजपा संसदीय बोर्ड का जिस तरह पुनर्गठन हुआ, उसके बाद मोदी जी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और इसके साथ इस बात की सुगबुगाहट भी हो रही है दोस्तों कि क्या पार्टी के भीतर यानी बीजेपी के भीतर अपने लिए चुनौतियों को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है। अगर ऐसा है तो जो लोग मोदी जी की सत्ता और पार्टी पर एक अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, क्या वो शांत बैठ पाएंगे या 2024 के पहले मोदी जी को अलग थलग करने की कोशिश शुरू होगी? बीजेपी इन आंतरिक चुनौतियों से कैसे पार पाएगी, इस सवाल के साथ यह भी देखना होगा कि क्या बाहर से मिल रही चुनौतियों को खत्म करने का कदम बीजेपी ने उठा लिया है? क्या अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका बीजेपी नहीं देगी? और अगर आप यानी आम आदमी पार्टी पिछड़ी तो क्या इसका फायदा बीजेपी से अधिक कांग्रेस को होगा? समझने वाली बात यह भी है दोस्तों कि बिहार में अगर महागठबंधन ने बीजेपी को हराने के लिए छोटे दलों को अपने साथ मिला लिया तो इस चुनौती से बीजेपी कैसे निपटेगी? तो आज आईने की नजर से आइए दोस्तों, देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे कि बीजेपी की चुनौतियों और मौजूदा सियासत की परतों की पड़ताल कैसे हम करने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि क्या 2024 के पहले अपनों से घिर चुके हैं मोदी। लेकिन शुरुआत करते हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट से। जनता पार्टी के शुरुआती दिनों और तत्कालीन भाजपा में पार्टी और संसदीय पार्टी में पदाधिकारियों के पदों को भरे जाने के लिए चुनाव होते थे। पार्टी संविधान के हिसाब से यह आवश्यक था। आज भाजपा में कोई चुनाव नहीं होता। हर पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी से नेताओं को मनोनीत किया जाता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अब पार्टी में कोई चुनाव नहीं होता, बल्कि पीएम मोदी की मंजूरी से नेताओं को अलग अलग पदों पर बिठाया जाता है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी पर उसके विरोधी अक्सर ये आरोप लगाते रहे हैं कि वहां एक ही परिवार की मर्जी चलती है, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी तो इस तरह के आरोप सबसे ज्यादा लगाती है, लेकिन अब बीजेपी पर ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं और वो भी पार्टी के पुराने नेता की तरफ से। कांग्रेस पर अगर एक परिवार की मर्जी से चलने का आरोप है तो बीजेपी को एक व्यक्ति की मंजूरी से चलाने का आरोप लग रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप हाल ही में संसदीय बोर्ड का जो गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया है, उसके बाद लगाया है। दरअसल जिस तरीके से संसदीय बोर्ड में इस बार पुराने चेहरों को हटाया गया और कुछ नए चेहरों को रखा गया है, उससे समझ में आता है कि बीजेपी में अब एक व्यक्ति यानी कि एक आदमी के फायदे के लिए सारे फैसले लिए जा रहे हैं और इससे बीजेपी में आंतरिक असंतोष पनपने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो क्या है संसदीय बोर्ड के गठन में मोदी जी का हिसाब किताब, आइए इसे समझते हैं। पिछले बुधवार को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड के नए सदस्यों की सूची जारी की, जिसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे पुराने चेहरे गायब थे, जबकि देवेंद्र फडणवीस, सर्बानंद सोनोवाल और बीएस येदियुरप्पा जैसे चेहरे इस बार बीजेपी संसदीय बोर्ड के प्रमुख चेहरों में दिख रहे थे। इन नए चेहरों की चुनावी उपयोगिता समझना मुश्किल नहीं है। फडणवीस को महाराष्ट्र में सत्ता वापसी का पुरस्कार मिला है, सोनोवाल को असम में सीएम की कुर्सी छोड़ने का इनाम मिला है और कर्नाटक में सत्ता वापसी के लिए येदियुरप्पा को खुश किया जा रहा है। इन नेताओं को नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं के साथ भी रखा जा सकता था,
लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि मोदी जी अपने लिए कोई भी चुनौती पार्टी के भीतर नहीं चाहते हैं और बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों जगह लोग जानते हैं कि गडकरी का राजनीतिक कद अक्सर मोदी जी को परेशान करता रहता है। इस वजह से इस बार उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर करके गडकरी का कद कम करने की कोशिश की गई है। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइक रास्टो ने तो इस पर तंज कसते हुए कहा है, जब आपकी योग्यता और क्षमताएं बढ़ती हैं और आप उच्च पद के लिए चुनौती पेश करते हैं तो बीजेपी आपके कद को छोटा कर देती है। आपको बता दूं कि मोदी जी से काफी पहले नितिन गडकरी भाजपा के कद्दावर और संघ के प्रिय नेताओं में शामिल रहे हैं। गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष बने रहें, इसके लिए संघ के कहने पर बीजेपी के संविधान में बदलाव किया गया था। साल 2009 में जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के इकलौते मुख्यमंत्री थे जो उन्हें बधाई देने दिल्ली नहीं पहुंचे थे। गडकरी इस पद पर 2009 से 2013 तक रहे और तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गडकरी ने मोदी के विरोधी माने जाने वाले संजय जोशी को यूपी चुनाव का संयोजक बनाया था, जिसके बाद मोदी यूपी में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे। कॉर्पोरेट के प्रभाव से मोदी जी की पकड़ सत्ता और बीजेपी दोनों पर मजबूत हुई और अब मोदी और शाह के युग में नितिन गडकरी को लगातार साइडलाइन किया जा रहा है। उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री न बनाकर देवेंद्र फडणवीस को ये मौका दिया गया। फिर केंद्र सरकार में उनके मंत्रालय सीमित किए गए और अब उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। तो मोदी जी ने नितिन गडकरी को अपने से कमतर तो साबित कर दिया, लेकिन ऐसे कितने लोगों का कद कम किया जाएगा? गडकरी के अलावा शिवराज सिंह चौहान को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस के हाथों से बीजेपी ने सत्ता छीनी थी तो शिवराज सिंह चौहान को ही फिर से सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया था। बीजेपी के कई नेता संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन के पीछे कारण बतला रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं या जिन राज्यों में बीजेपी को विपक्षी दलों से जोरदार टक्कर मिल रही है, उन राज्यों के लोगों को शामिल नहीं किया गया है या बदला गया है। लेकिन इस दलील से परे, यानी इस दलील से अलग हटकर यह साफ समझ में आता है, यह साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि इस बार संसदीय बोर्ड में उन चेहरों को जगह दी गई है जिनसे या तो जातीय समीकरण साधने में मदद मिले या फिर वो लोग जो मोदी और शाह की जोड़ी के आगे हां में हां मिलाते रहें। गडकरी तो निश्चित ही यस बॉस बोलने वाले नहीं थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआती दिनों को छोड़कर कभी मोदी जी की मुखालफत नहीं की, ना उनके शान के खिलाफ कुछ कहा। फिर भी उनका कद क्यों घटा दिया गया है, ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड में शिवराज सिंह चौहान एकमात्र ऐसे नेता थे जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले से संसदीय बोर्ड में थे। 2013 में उन्हें गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। ये वो दौर था जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के कारण बीजेपी मजबूती से खड़ी हुई थी। दोनों के विकास मॉडल की बातें राष्ट्रीय स्तर पर होती थीं, लेकिन उसके बाद गुजरात मॉडल का ऐसा जिक्र छिड़ा कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों के लंबे कार्यकाल को किनारे कर दिया गया। 2012-13 के आसपास जब देश में अगले आम चुनाव की हलचल तेज हो गई थी और अन्ना आंदोलन के कारण यूपीए सरकार कमजोर पड़ने लगी थी, तब बीजेपी ने केंद्र पर बैठने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए थे और इससे नरेंद्र मोदी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह, इन दोनों का नाम प्रमुखता से आता था, क्योंकि तब लाल कृष्ण आडवाणी के ये दोनों प्रिय चेहरे थे। आज से 10 साल पहले के उस राजनीतिक परिदृश्य में ये किसी ने नहीं सोचा था कि न केवल आडवाणी जी बल्कि उनके दोनों अनमोल रतन भी इस तरह हाशिए पर डाल दिए जाएंगे। आडवाणी जी तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन ही नहीं पाए। उनके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह को भी राज्य की सत्ता से ही संतोष करना पड़ा और अब शिवराज सिंह चौहान के लिए संसदीय बोर्ड का दरवाजा भी बंद हो गया है। उनके पास फिलहाल मध्य प्रदेश की सत्ता है जो अगली बार रहेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता, और डॉक्टर रमन सिंह भी फिलहाल विपक्ष में ही हैं। अगले साल जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे तब पता चलेगा कि इन दोनों नेताओं का भविष्य क्या होगा। तो राजनीति एक ऐसा मंच है दोस्तों जिस पर एक साथ कई पर्दे डले रहते हैं। एक पर्दा उठता है और उस सीन को जब तक जनता समझने की कोशिश करती है तब तक दूसरे पर्दे के पीछे कोई नया खेल शुरू हो जाता है। कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति में तो इन दिनों रोजाना ही ऐसे खेल और पर्दों का उठना गिरना देखा जा सकता है। जैसे बीजेपी ने संसदीय बोर्ड में बदलाव करके अगर अगले साल होने वाले चुनावों को साधने की कोशिश की है तो इसके साथ उसकी निगाहें हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अपनी सत्ता को बचाने पर भी है। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस से बीजेपी को जबरदस्त चुनौती मिल रही थी और बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि कांग्रेस को हराने के लिए उसके पास कई तीर तरकश में हैं।
इनमें से एक तीर का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसने न केवल कांग्रेस को पहले दिल्ली और बाद में पंजाब की सत्ता से बाहर किया, बल्कि आम आदमी पार्टी जिस चुनाव में खड़ी होती है वहां कांग्रेस के वोट काट करके बीजेपी को फायदा दिलवा ही देती है। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी का तीर बीजेपी की ओर मुड़ गया है, यानी आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की तरफ तीर नहीं छोड़ रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी अपना तीर बीजेपी की तरफ छोड़ रही है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों जगह बीजेपी को आम आदमी पार्टी से गंभीर चुनौती मिलने लगी, लेकिन चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया, याद कीजिए, जिससे उसको नुकसान हो सकता है, यानी आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, और इसमें फायदा किसको होगा यह देखना दिलचस्प रहेगा। आइए जरा इस रिपोर्ट को देखते हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति भ्रष्टाचार के विरोध के नाम पर शुरू हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा कांग्रेस को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर घेरा और कुछ ऐसा माहौल बनाया मानो केवल कांग्रेस में ही ये दोनों बुराइयां हैं और बाकी दल इनसे बचे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस विरोधी राजनीति रंग लाई और आपको यानी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भारी बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला। इसके बाद पंजाब भी आम आदमी पार्टी के खाते में आया। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप पंजाब में भी लगे और अब दिल्ली में तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई की इस कार्रवाई को आम आदमी पार्टी राजनीति से प्रेरित बता रही है, जबकि बीजेपी इसे आप का भ्रष्टाचार बता रही है और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों जगहों पर चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। केजरीवाल खुद दोनों राज्यों में कमान संभाले हुए हैं और हर प्रचार के दौरान किसी न किसी तरह का वादा जनता से कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को जनता से किए गए वादे पूरा करने का मौका मिलेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों का चुनावों के चंद महीने पहले लगना गंभीर मसला हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भले ही सत्ता से बाहर करने और कांग्रेस के वोट काटने के मंसूबे बांधे हों, लेकिन इस वक्त माहौल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बनते दिख रहा है, जिसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना होगा। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है या वाकई गड़बड़ी हुई है, ये अलग बहस का मसला है। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी और उसकी बी टीम माने जाने वाली आम आदमी पार्टी के सामने या कहें आमने सामने आने से फायदा कांग्रेस के खाते में होगा। वैसे भी बिहार की सत्ता जिस तरह कांग्रेस और राजद ने मिलकर हासिल की है और नीतीश कुमार को अपने साथ लाने का कमाल कर दिखाया है, उसके बाद राजनीति में कभी भी बड़े उलटफेर की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार में महागठबंधन का मजबूत होना केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का मोर्चा मजबूत होगा, ऐसा माना जा रहा है। और यही कारण है कि अब महागठबंधन सोच समझकर कदम उठा रहा है और इस वजह से बीजेपी भी सतर्क होकर काम कर रही है। बिहार में बीजेपी की सत्ता से बेदखली और महागठबंधन का सत्ता में आना ये एक ऐसी घटना थी जिससे बीजेपी ऊपर से नीचे तक हिल गई है। कहां तो बीजेपी कई राज्यों में सत्ता हथियाने की एक्सपर्ट बन गई थी और कहां बिहार में उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महागठबंधन के दल यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तो अब अपने मोर्चे को और मजबूत बनाने में जुटे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच उनकी छवि ऐसी बने कि अगले चुनाव में बीजेपी बाहर ही हो जाए। वहीं बीजेपी की नजर अब उन छोटे दलों पर है जिन्हें आज तक बीजेपी भाव नहीं देती थी। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में तो बीजेपी के कारण ही दो फाड़ हुई, ऐसा कहा जाता है। चिराग पासवान तो खुद को मोदी जी का हनुमान बताते थे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें आशीर्वाद न देकर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को अपने साथ रखा। मगर अब चिराग बीजेपी के साथ जाएंगे या तेजस्वी के साथ, ये देखना होगा। वहीं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन और एनडीए से समान दूरी बनाए हुए है। हाल के दिनों में हालांकि वीआईपी के नेता बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार से हटने के बाद बीजेपी छोटे दलों को साथ ले सकती है, लेकिन छोटे दल किसके साथ जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो सियासी मंच पर छोटे दलों का किरदार भी कितना अहम होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, यह देश ने गठबंधन की राजनीति के लंबे दौर में बखूबी समझ लिया है। इसीलिए इस वक्त बिहार में छोटे दलों पर महागठबंधन की भी नजरें हैं और बीजेपी की भी नजरें हैं। लेकिन उससे पहले देखना यह है कि 2024 आते आते मोदी जी का राजनीतिक कद बढ़ता है या फिर उनके अपने साथी उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। समय की तरह सत्ता का पहिया भी एक जगह टिका नहीं रहता है दोस्तों। अब जब पहिया घूमता है
तो जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आता है। एक बात और है, जो नीचे होता है वो न सिर्फ ऊपर बढ़ता है बल्कि ऊपर चढ़ता है। अब देश की सियासत में पहिया कब और कितनी तेजी से घूमता है और इसमें किस किस की जगह और ओहदा किस किस का बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, शायर मुगिसुद्दीन फरीदी ने ठीक ही फरमाया है कि इस दौर में इंसान का चेहरा नहीं मिलता, इस दौर में इंसान का चेहरा नहीं मिलता, कब से मैं नकाबों की तहें खोल रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।